नमस्कार साथियों, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के इस पहल जो आपसे और हम लोगों के बीच में एक चर्चा का, एक संवाद का एक माध्यम है, फेसबुक लाइव पे आप सबका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे रोज़गार और बेरोज़गारी पे चर्चा के लिए बुलाया। अगले 1 घंटे के लिए आपके प्रश्न आएंगे, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, उन पे हम लोग चर्चा करें। यही हम लोग की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊँ। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ कि मैं बहुत व्यापक तौर पे आपके जवाबों को मैं उसका जवाब दे पाऊँ, मगर जो मेरी क्षमता है, जो मेरी जानकारी है, मैं वो आपके बीच में रखूँगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा प्रश्न आप लोग पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर आपको मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि कोई प्रश्न अगर आए हों तो फिर उनका जवाब मैं देना शुरू करूँ। सवाल आ चुके हैं। अखिलेश श्रीवास्तव जी ने पूछा है, क्या मोदी राज में गाय, मंदिर, शमशान, जुमलों और उद्योगपतियों की दलाली के चलते पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेला गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है अखिलेश जी का, और निश्चित रूप से पिछले 4 साल और 9 महीने में जितनी चर्चा बेरोजगारी पे और बेरोजगारी दूर करने पे, रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने पे होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं राजनीति के कारण समय समय पे धर्म के मुद्दों पे और इस सरकार में जो एक जुमलों का दौर चला था, उन्होंने निश्चित रूप से सरकार का भी मन और दिमाग रोजगार की चर्चा से हटाई है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी इन चर्चाओं में ज़्यादा समय लगाए थे, और रोजगार की जो समस्या थी, रोजगार की जो बात थी, उसमें हम लोग उतनी मजबूती से न लड़ पाए और न हम लोग उस बात को उठा पाए। हम लोग जानते हैं कि आज क्योंकि ये युवाओं का देश है, इसमें आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित और अनुभवी नौजवान रोजगार की खोज में मैदान में आ रहे हैं। उन नौजवानों को रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराएं, ये निश्चित रूप से इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उससे कैसे हम लोग उभरें, ये हम लोग को विचार करना है और इसके रास्ते निकालने हैं। मोहम्मद कुमेल ने पूछा है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, लगातार वहां बसपा, सपा और भाजपा का राज रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा लगातार बेरोजगार क्यों होता गया? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पे जब भी चर्चा होती है, मोहम्मद भाई ने सही दिशा में इशारा किया है कि सन 1989 में उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार का एक दौर चला है, एक बहुत लंबा दौर चला है, और मुझे अच्छी तरह से याद है सन 89 तक छोटा सा था, मगर अभी भी जब हम लोग ध्यान देते हैं, कांग्रेस की सरकार होती थी तो जिलों में, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में नई फैक्ट्रियों की स्थापना होती थी, नए कल और कारखाने लगते थे, और उस ज़माने तक उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि देश में वो पहले, दूसरे, तीसरे राज्यों की श्रेणी में आता था रोजगार के साधनों में, औद्योगिक क्षेत्र में। दुर्भाग्य रहा है पिछली 30 सालों में कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वो मौके उत्तर प्रदेश में नहीं मिले हैं। एक हाल ही में पढ़ने को मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान साथी सबसे बड़ा जो एक वर्ग है जो रोजगार के साधनों के लिए तैयार होकर मैदान में उतरा है, वो इन दोनों राज्यों में है। और दुर्भाग्य से लगातार जो सरकारें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, नए कल कारखाने खोलने के बजाय जो कांग्रेस के ज़माने के स्थापित कारखाने थे उनको बंद करते गए हैं और उनको बेचते गए हैं। कई चीनी मिल पूर्वांचल में लगी थी उस ज़माने में, और उनमें से अधिकांश चीनी मिल आज की तारीख में या तो बंद है और या तो बिक गई है।
अकी जॉन ने पूछा है, क्या बेरोजगारी का कारण नेताओं की पकोड़ा पान वाली सोच की वजह से हुआ, क्योंकि कोई भी बेरोजगारी की समस्या से निपटने की दिशा में समाधान निकालने की बात नहीं करता। थैंक यू अकी। हम लोग ने पहले भी इसी सवाल पे थोड़ा सा चर्चा किया था। निश्चित रूप से जिस गंभीरता से इस सरकार को और हम सब लोगों को इस रोजगार की समस्या को लेना था, किसी ना किसी कारण से ये सारी बातें बीच में आई हैं जो हम लोगों के मन को भयभीत की हैं। हम लोगों को आज भी यही लड़ाई लड़नी है कि किस तरह से हम देश के नौजवान को अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, अच्छे जरिए बने, और वो चर्चा हो नहीं पा रही है। मैं चाहता हूं कि इसी फेसबुक लाइव में अगर कुछ उस तरह की चर्चा आएगी तो मैं भी रखूंगा उसको सामने। कुछ सोच हम लोग के अंदर है, हम लोग भी उसको रखेंगे। आगे चल के देखते हैं कि और कौन सा प्रश्न है। अदिल रजा जी ने पूछा है, मोदी जी के तथाकथित 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार में से कितने लाख करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में मिल रहा है? अब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आदिल भाई भी समझ रहे होंगे कि जो आम तौर पे रोजगार के साधन हर साल जब यूपीए की सरकार थी जो उपलब्ध होती थी नौजवानों को, कुछ ना कुछ हुआ है पिछले 4.5 साल में कि वो साधारण काम करने के माध्यम भी गायब हो गए हैं। हम लोग इस पे जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति में कमी है। उत्तर प्रदेश के नौजवान को साधन उत्तर प्रदेश में चाहिए, और एक बहुत बड़ी उम्मीद 2014 के चुनाव में थी कि देश के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो जब पूर्वांचल आ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, तो पूर्वांचल के नौजवानों में एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी कि उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में जो इनका गुजरात मॉडल था उसकी गांव-गांव तक चर्चा हुई थी कि गुजरात मॉडल के तहत पूर्वांचल का एक नई शुरुआत होगी, एक नया पूर्वांचल का विकास शुरू होगा और औद्योगिकरण तेजी से पूर्वांचल का होगा। और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल 9 महीने में मेरे जानकारी में पूर्वांचल में एक भी नया कल कारखाना उस गुजरात मॉडल के तहत नहीं खुला है। तो जब कारखाने नहीं खुलेंगे तो वो रोजगार के साधन कहाँ से आएंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता। प्रिंस शर्मा जी का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों पूर्वांचल से आते हैं, उसके बाद भी पूर्वांचल विकास में पीछे क्यों है? हम लोग इस विषय पे लगातार आपस में चर्चा करते रहते हैं कि ये पूर्वांचल के लिए एक सौभाग्य का मौका था कि देश का प्रधानमंत्री बनारस से और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरखपुर से, और मुझे लगा था कि इन दोनों के आने से निश्चित रूप से पूर्वांचल में एक विकास की गंगा बहेगी और ऐसा विकास होगा जिससे नौजवानों को लाभ सिर्फ रोजगार में नहीं बल्कि उनके गांव, क्षेत्र और जिलों का विकास भी तेजी से होगा। ये उम्मीद थी हम लोगों को। पर हम लोग बनारस में रहते हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बनारस शहर में विकास बहुत मुश्किल से दिख रहा है, ग्रामीण अंचल में तो बहुत कम विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकार को भी लगभग धीरे धीरे 2 साल होते जा रहे हैं। आधा उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी का लगभग पूरा ये कार्यकाल खत्म होने को है, और अभी तक पूर्वांचल में कोई ऐसा काम ये लोग नहीं बता सकते हैं जिससे पूर्वांचल की तस्वीर, पूर्वांचल की सूरत बदली हो। तो अब 3 महीने इस केंद्र की सरकार को बचे हैं, देखते हैं इस 3 महीने में हो सकता है कुछ नया चमत्कार करें, मगर अभी तक पूर्वांचल का मुझे लगता है कि इन्होंने नजरअंदाज किया है। गौरव प्रकाश जी ने पूछा है, 21वीं शताब्दी में भी राजनीति का स्तर जातिगत और धार्मिक मुद्दों तक सीमित रहना ही हिंदुस्तान में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बहुत अच्छा, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा गौरव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और निश्चित रूप से हम लोगों को इन बातों से उठ के चलना होगा। ये शोभा नहीं देती है कि हम लोग अपने आप को विश्व भर में एक बहुत बड़ी ताकत माने। ये अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को कि दुनिया भर की नजरें
हिंदुस्तान पे टिकी हैं कि ये एक बहुत बड़ा देश, एक युवाओं का देश, और इसी देश में लोगों को ये यकीन है कि अगली सदी, होने वाली सदी इस देश की हो, मगर इस देश के राजनीतिक लोग इतना समय हमारा, आपका और अपना इन चीज़ों पे बर्बाद करते हैं, लगाते हैं कि हम लोग अभी भी आपस को बांटने में लगे हैं। एक दूसरे से जुड़ने की बात बहुत कम होती जा रही है, और ये कष्ट हम लोग को होता है, क्योंकि इस देश की खूबी अगर हम लोग एक चीज़ को मानते हैं कि इतना बड़ा देश, इतने अलग अलग तरीके के लोग, इतने अलग अलग तरीके के भाषा के देश को एकजुट इतने दिनों तक, लगभग 70 साल तक हम लोग एकजुट रहे हैं। ये निश्चित रूप से जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने इस देश को इतना सुंदर एक संविधान दिया, उनकी सोच ये थी कि धीरे धीरे 21वीं सदी का भारत एक मजबूत देश होगा। हम लोग आपस की दूरियों को कम करके एक साथ होके विश्व स्तर पे हम लोगों को मुकाबला करना है। मुकाबला हमारा और आपके बीच का नहीं रहा है, हम लोग का मुकाबला विश्व के अन्य देशों से है। कैसे हम लोग उनके सामने, हम लोग कैसे खड़े होंगे और कैसे उनसे लड़ेंगे, ये हमको विचार करना है। इन सब बातों पे जितनी कम चर्चा होनी चाहिए उतनी कम नहीं हुई है। जयश्री मिश्रा जी पूछ रही हैं, वाराणसी में मोदी जी की निगरानी में कई मंदिरों को जबरन तोड़ा जा रहा है, स्थानीय जनता विरोध कर रही है, उनकी आवाज को कौन सुनेगा? धन्यवाद जयश्री जी। और ये व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत पीड़ा होती है अपने बनारस को, अपने काशी का ये हाल देखते हुए। ये दुर्भाग्य हमारा आपका है कि हम लोग आवाज़ उठाते गए हैं, हम लोग ने कोशिश किया है कि कम से कम सरकार की निगाह इस पे पड़े कि काशी का मतलब क्या होता है। आप दूसरे जगह का विकास, दूसरे जगह की सोच ले आके काशी को बर्बाद करने के लिए नहीं बने। काशी को बचाने के लिए मुझे लगता है कि काशी का सांसद बनता है, और सौभाग्य हम लोग का था कि काशी का सांसद ही देश का प्रधानमंत्री बना। मगर विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे जिस तरह से काशी की संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है, काशी की सोच को समाप्त किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से मुझे कष्ट पहुंचाता है। और मैं जानता हूं कि काशी के जो मूल रहने वाले लोग हैं, जो काशी को अपना घर मानते हैं, उन सब को इसको देख के बहुत कष्ट हो रहा है। हम लोग लगातार प्रार्थना करेंगे कि लोग उस काशी को बचाएं जो आज से लगभग 450 साल पहले से चली आ रही है। ये विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, और इस नगरी को बचाने का फर्ज हम लोगों का है। हम लोग को कुछ नया वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमको एक धरोहर मिला है उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। और मैं देश के नौजवानों से प्रार्थना करूँगा कि वो उस काशी को बचाने के लिए अगर आवाज़ उठा सकते हैं तो वो काशी आप लोगों की है, वो आपका आभार व्यक्त करती रहेगी। दुर्गेश जी ने पूछा है, एक युवा नेता होने के कारण राहुल गांधी जी में ऐसी क्या खूबियां देखते हैं जो भविष्य में हिंदुस्तान के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने का मादा रखती हैं? मैं दुर्गेश जी का आभार व्यक्त करता हूं, और हम लोग सब कांग्रेस पार्टी से माननीय श्री राहुल गांधी जी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमको लगता है कि यही एक मात्र नेता है जिसको इस देश के हर एक व्यक्ति की चिंता है। राहुल गांधी जी की सोच, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, वो इस देश के पितामह महात्मा गांधी जी की सोच से जुड़ी है। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात को कहते थे कि उस पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति पे हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो सोच है, उस व्यक्ति पे उसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अपना मूल मंत्र मान के राहुल गांधी जी राजनीति में आए हैं। हम सब लोग राजनीति में आए हैं, और मुझे ये यकीन है कि राहुल गांधी जी इस देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल रहेंगे। उनकी सोच इस देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनी हुई है, और हम और आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह का देश हम लोग चर्चा में और सपने में शायद ना देखे हों, उस तरह का देश हम लोग पा सकते हैं। जितेंद्र तिवारी जी ने पूछा है, आप मिर्जापुर इलाके से आते हैं,
मिर्जापुर के युवा की पहली जरूरत रोजगार है या सांप्रदायिकता को चोला ओढ़े योगी मोदी जी की राजनीति की? धन्यवाद जितेंद्र। और आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात उठाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े भी होंगे। और निश्चित रूप से आप मिर्ज़ापुर के हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हैं। हम लोग उस गुजरात मॉडल के मुखिया के बगल वाले ज़िले के रहने वाले हैं सब। हम लोग को भी लगा था, निश्चित रूप से मिर्ज़ापुर के लोगों को भी लगा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है देश में, प्रधानमंत्री बनारस से अगर होते हैं, तो मिर्ज़ापुर को भी कुछ लाभ उस गुजरात मॉडल का मिलेगा। 4 साल 9 महीने हो गए हैं और मिर्ज़ापुर को कोई ऐसा तोहफा, कोई ऐसा विकास का सौगात ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है और ना देश की सरकार ने दिया। ये हम और आप बखूबी जानते हैं। एक चर्चा अभी कुछ दिन पहले हुई थी, देश के प्रधानमंत्री आए थे और हमारे जिले की एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना जो कई सालों से बन नहीं पाई थी, उसका उद्घाटन करके गए हैं। उसका नाम बाण सागर परियोजना है। और बाण सागर हम और आप दोनों जानते हैं, वो हमारे आपके बीच से वो नहर जाती है। बाण सागर की नहर अभी तक बनी नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश भर में ढिढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने बाण सागर की योजना पूरी कर दी। विनय मिश्रा जी ने पूछा है, क्या आप केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों के स्थापित या जॉब सुरक्षा के संबंध में आपकी पार्टी कोई नीति बनाएगी? निश्चित रूप से ये हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो 2019 के चुनाव का घोषणा पत्र है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी उसका सदस्य बनाया गया है और हम लोग देश भर में घूम के इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक ये रोजगार का विषय है और रोजगार में एक बहुत बड़ा चर्चा जो देश भर में हम लोग सुने हैं वो संविदा कर्मियों का है। ये जरूरत है कि देश में तेजी से रोजगार के साधन उपलब्ध हों और एक ये माध्यम निकला था पिछले कुछ दिन से कि संविदा पे लोगों को रखा जाएगा और वो धीरे धीरे उनको जैसे जैसे उस योजना का या उस कंपनी का जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा तो उन संविदा कर्मियों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम लोग आगे चल के सिर्फ इस पे ना चर्चा करें कि संविदा की नौकरी मिल रही है या फुल टाइम रोजगार का साधन मिल रहा है या जॉब सुरक्षा मिल रही है, जरूरत इस समय यह है कि धीरे धीरे हम लोग रोजगार के साधन कैसे व्यापक तरीके पे देश के नौजवानों को उपलब्ध कराएं, चाहे वो संविदा पे हों और चाहे वो रेगुलर हो। संविदा वालों को धीरे धीरे काम करके रेगुलराइज करने की भी एक प्रक्रिया आनी चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग मैनिफेस्टो में इस बात को लाएंगे। मनोज टाक माही जी पूछ रहे हैं, पिछले 1 वर्ष में राहुल जी के अध्यक्ष बनने के दौरान जमीनी स्तर पर आप युवाओं में राहुल जी और कांग्रेस के प्रति क्या बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि 2014 में इन्हीं युवाओं को झूठा इतिहास दिखाकर गुमराह किया गया था। निश्चित रूप से 2014 का चुनाव एक बहुत अलग तरीके का चुनाव था। हम लोग 2014 का चुनाव लड़े थे, समाज के बीच में जाते थे, जनता के बीच में जाते थे और जो इतिहास के बारे में 2014 के चुनाव में हम लोग को सुनने को मिलता था, हम लोग कभी हम लोग के पास भी जवाब नहीं रहता था, क्योंकि हम देखते थे कि ऐसा एक इतिहास का नमूना हम लोग के सामने रख दिया जाता था जो सच से कोसों दूर था। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने और माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को ये दिखाने का काम किया है कि 70 साल की आज़ादी में ये देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और उन 70 सालों में निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच से लेते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच, सबकी सोच का कुछ ना कुछ अंश इस देश को इस स्तर तक ले आया है कि हम लोग आज विश्व में अन्य देशों के सामने मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। रमन पांडे जी पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कॉटन फाउंडेशन की सभी मिलें बंद हैं, ये मिलें कांग्रेस के शासन में लगी थी, क्या कांग्रेस फिर से इन मिलों को चालू कराएगी? धन्यवाद रमन जी। और
यही मैं एक पिछले सवाल के जवाब में बता रहा था कि सन 1989 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सोच ये थी कि अन्य जिलों में कैसे कल कारखाने लगे, कैसे वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के किसान के बेटे को कैसे अपने ही जिले में रोजगार का साधन मिले। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम लोग कॉटन मिल फिर से शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, मगर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ये सोच और हमारी ये सोच है कि कैसे हम लोग नए रोजगार के साधन उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में उपलब्ध कराएं। हेमंत जी पूछ रहे हैं, ललितेश जी नमस्कार, क्या इस दौर में राजनीति का स्तर सिर्फ धर्म जाति के ऊपर निर्भर हो गया? इसमें आपकी क्या राय है? धन्यवाद हेमंत जी। और सिर्फ धर्म और जात में के ऊपर निर्भर नहीं है। अब ये एक समाज का एक वर्ग है जिसको निश्चित रूप से देश के धार्मिक और संस्कृति की चिंता है, और वो अपने तरीके से उसको जनता के सामने लाते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पिछले 25-30 साल का इतिहास ये रहा है कि हम लोग जाति आधार पे बटे हैं, पर धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है और हर क्षेत्र में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो जाति आधारित राजनीति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। हम लोग को ये भरोसा है कि आज का नौजवान अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपने क्षेत्र के लिए चिंतित है, अपने देश के लिए चिंतित है, और हम लोग को ये भरोसा है कि आज का नौजवान ये चयन करेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी विचारधारा है जो हम लोगों की चिंता, हम लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है, और कौन ऐसी विचारधारा है जो हम लोगों को इन धर्म और जात की बातों में उलझा के रखती है। ये निर्णय आप जैसे नौजवानों को अगले 3-4 महीने में लेना होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मजबूत भविष्य की हम लोग चर्चा करें, एक जिसमें आप भी हो, हम भी हो, इस देश का हर एक व्यक्ति हो। अरुण बसोया जी पूछ रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहे हैं, राजनीति के हार्डवेयर में खुद को पाकर कैसा महसूस करते हैं, विशेष तौर पर जब हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों क्षेत्रवासियों की उम्मीदें आपसे बंधी हो? अब ये एक मेरे ज़िंदगी का, मैं मानता हूँ, एक सौभाग्य था कि मुझे दिल्ली में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला, और जब यहाँ से मैं उठ के मिर्ज़ापुर की तरफ गया और मिर्ज़ापुर में काम करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से ये लगा कहीं ना कहीं कि हम लोगों को विश्व की जो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसका प्रयोग हम लोग कैसे करें ताकि हम लोग के क्षेत्र के लोगों को कुछ लाभ हो। उस समय हो सकता है कि मैं सफल नहीं था उन चीज़ों को लाने में, पर एक चीज़ यहाँ पे काम करने से मुझे अनुभव मिला है कि सिर्फ दिल्ली आके अपने आप को स्थापित करने के सोच को लेके आदमी अगर निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ और अपने क्षेत्र के साथ वो विश्वासघात करेगा। हम लोग की इच्छा, इसीलिए बार बार मैं इस बात को दोहराते जा रहा हूँ कि हम लोग को ये सोचना है कि कैसे हम लोग सब मिलके विश्व भर की अच्छी तकनीकों को ले आके अपने जिले में, अपने क्षेत्र में कैसे उनको ले आए और कैसे अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर करें। सतीश मिश्रा जी ने पूछा है, एजुकेशन लोन इज द टफेस्ट लोन इन द बैंकिंग सिस्टम, विल कांग्रेस पार्टी मेक इट इजियर? धन्यवाद सतीश जी। और निश्चित रूप से ये एक हम लोग ने नज़दीकी से भी देखा है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पहली बार जब नौजवानों को एजुकेशन लोन की सुविधा दी थी तो हमने देखा था कि किस तरह से उसने कई नौजवानों की जिंदगी बदलने का काम किया था। निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में कारण उसका हम लोग नहीं बता सकते हैं, बट देश में नौजवानों को ये एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए जो कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये एक चिंता का विषय है। हम लोग जानते हैं कि इस देश के नौजवानों में हुनर है, इस देश के नौजवानों में वो क्षमता है कि वो अगर
किसी भी क्षेत्र में अपना दिमाग लगा के काम करेंगे तो वो विश्व स्तर पे देश का नाम, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि शिक्षा का जो लोन है उसकी सुविधा सरल हो और उसकी सुविधा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। Mohit Sharma is saying, make National Truth Commission as part of the manifesto, so that fight of truth versus lies can be a national statement. This commission should do scrutiny of last 5 years of political and government lies. मोहित जी, हम लोग बीते 5 वर्ष पे उतना समय ना दें। निश्चित रूप से एक विचार आपने रखा है और ये बहुत अच्छा विचार रखा है कि कहीं ना कहीं जो नेता, जो राजनीतिक दल जनता के, समाज के बीच में जो बात रखते हैं उसका फैक्ट चेकिंग होना चाहिए। आज सोशल मीडिया के युग में मैं कह सकता हूं कि कई सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और कोई भी नेता गलत बयान देता है, कोई भी नेता किसी बात को मरोड़ के अगर प्रस्तुत करता है जनता के सामने तो कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पे उसकी सच सामने आ जाती है। उसको एक कमीशन का दायरा देना अगर आने वाली सरकार उचित समझेगी तो वो कर सकती है, मगर ये एक ऑर्गेनिक, एक अपने आप एक प्रक्रिया सी आ गई है कि हम लोग जो भी बात रखते हैं घंटों के अंदर उसका सच, उसका झूठ जनता के सामने आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इन पिछले 5 सालों की, मुझे लगता है। मुकीम खान का सवाल है, देश के वर्तमान हालातों को देखते हुए राहुल गांधी जी की दिल्ली के तख्त पर कितनी ज्यादा जरूरत आप महसूस करते हैं? धन्यवाद मुकीम भाई। और निश्चित रूप से माननीय श्री राहुल गांधी जी की जो सोच है, और ये हर जगह कहते हैं, मुझे लगता है कि आज और कल अमेठी में भी कहें। एक इसका उदाहरण मैं देता हूं, अगर मैं अगला प्रश्न भी ले लूं इसी के साथ। राहुल जी ने कृषि क्षेत्र को फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आदि बनाकर वैश्विक बाजार से जोड़ने का वायदा किया है। इससे कितना फायदा युवाओं को मिलने की संभावना है? धन्यवाद मनीष जी। और ये दोनों एक साथ मैं जोड़ के जवाब देता हूँ। माननीय श्री राहुल गांधी जी आज से नहीं मगर लगभग पिछले 5-6 साल से इस बात को कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोग का देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट अगर हर जिले में स्थापित हो तो उसके कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि किसान को अपने उपज का सही मूल्य मिलेगा। दूसरा उसका फायदा यह है कि किसान का बेटा जो पढ़ लिख के तैयार होके उसको अपने ही जिले में, अपने घर के पास एक अच्छा रोजगार का साधन मिल सकता है। और तीसरा फायदा यह है कि फिर जो हम लोग के देश से, विदेश से कुछ अनाज आता है उस पर रोक लग सकता है, और हम लोग के देश पे जो कृषि पदार्थों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं उस पर भी एक नियंत्रण लगेगा कि एक रेट पे ही साल भर आपको कृषि से जुड़े हुए पदार्थ मिलेंगे। श्याम ठाकुर जी का सवाल है, एसएससी हो या रेलवे की नौकरी हो या फिर किसी सरकारी संस्थागत नौकरी हो, इस सरकार में इन चीजों को नजरअंदाज करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह मैं नहीं बता सकता हूं श्याम जी, मगर आज ही मैं पढ़ रहा था रेलवे में अकेले लगभग 2,80,000 पद रिक्त पड़े हैं। 2,80,000 पद सिर्फ रेलवे में पिछले 5 साल में खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार की मंशा होती, और निश्चित रूप से सरकार को इन नौजवानों को ये 2,80,000 अवसर, जो सिर्फ रेलवे में नहीं, मुझे मालूम है कि कई अन्य विभाग में है, मगर क्योंकि रेलवे का अभी ये आंकड़ा आया है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक बहुत बड़ा काम आता। और साथ ही साथ इस समय, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निजी क्षेत्र की कंपनी भी कठिनाई के दौर से गुजर रही है, सरकार इस चीज को मानती है, तभी पिछले 5 साल में लाखों करोड़ रुपए निजी कंपनियों का कर्ज माफ करने का काम सरकार ने की है। तो वो मानती है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में इस समय कठिनाई का दौर चल रहा है। उस कठिनाई से
कैसे हम लोग नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। जब निजी क्षेत्र कठिनाई में है तो सरकार की जिम्मेवारी उस समय कुछ बढ़ जाती है, और अगर सरकार जो अपने यहाँ जो नौकरियां थी, अगर उन सारी नौकरियों को भरती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सरकार के बारे में जो कहा जाता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने चाहिए थे जो नहीं दे पाए, वो चर्चा समाप्त होती, और साथ ही साथ इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होती, क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है वो अपनी आमदनी को खर्च करता है, तो उससे धीरे धीरे डिमांड बढ़ता है, उससे निजी क्षेत्र की कंपनियों को फायदा होता है। ये सरकार उस तरफ अपना ध्यान ना देके पता नहीं किस क्षेत्र में अपना ध्यान दे रही थी, ये हम लोग को देखना होगा। आदित्य भट्ट जी का सवाल है, देश में युवा राजनीति में कम, बेरोजगारी की गलियों में ज्यादा है, ऐसा क्यों? राजनीति ही एक बहुत कठिन क्षेत्र है, ये मैं मानता हूँ, पर हम लोग को ज़रूरत है कि इस देश के नौजवान आए, और कुछ नौजवानों को उस कठिन रास्ते पे चलने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से ये एक ज़िंदगी में जब आदमी निर्णय लेता है कि उसको इस देश की सेवा करनी है, तो दोनों तरीके, चाहे आप अपने रोजगार में जिस भी क्षेत्र में आप रोजगार करते हैं उसके माध्यम से आप इस देश की सेवा कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप राजनीति में आके इस देश की सेवा कर सकते हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक ऐसी तस्वीर सामने रखें कि युवा राजनीति के प्रति भी जागरूक हों, और उनकी इच्छा भी हो कि राजनीति में वो आए, इस देश को सुधारने का वो भी रास्ता लें, और ये कोशिश रहेगी कि हम लोग रोजगार के साधन भी दें ताकि ये शिकायत नौजवानों की कम हो। रोहित डोगरा जी का सवाल है, क्यों देश का बेरोजगार युवा कुछ राजनीतिक पार्टियों में सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में दिखता है? अब हम लोग सब कहीं ना कहीं राजनीति का जो सफ़र था वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही शुरू किए थे। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मगर मैं यूथ कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष से शुरू इस संघर्ष को मैंने शुरू किया था। तो कार्यकर्ता होना भी ज़रूरी है, वो भी अनुभव एक साथ में रहे तो आगे चल के राजनीति में वो फ़ायदा देता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को राजनीति में उभरने का अवसर मिले, ये हम लोग कोशिश करते रहते हैं। अजय कुमार जी पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या मनरेगा मजदूरों को किसानों से जोड़ा जाएगा? धन्यवाद अजय जी, और ये एक विषय है जिस पे हम लोग ने बहुत दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय घोषणा पत्र के लिए जो कृषि वाला विषय है उसका सदस्य मैं हूँ, और हम लोग गांव-गांव जाके किसानों से बात किए हैं, और हर किसान की ये मांग है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानी का काम भी जोड़ा जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ किसानों का काम, कुछ किसानों का बोझ हल्का करने के लिए कुछ मनरेगा से जोड़ने का काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, ये कोशिश हम लोग की रहेगी। अमित यादव जी पूछते हैं, ये सरकार पूर्वांचल में नाम बदल रही है पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, क्या आपकी सरकार युवाओं को रोजगार देगी? निश्चित रूप से पूर्वांचल का नाम बदलने वाला नहीं है। पूर्वांचल अपने आप की एक पहचान रखती है, और हम लोग को इसी पे काम करना है कि हम लोग कैसे रोजगार दिलाएं पूर्वांचल के नौजवानों को। जिस तरह से अभी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की चर्चा हो रही थी, एक चर्चा हम लोग ने आपस में ये भी की है कि क्यों ना एक ऐसी रोजगार गारंटी की योजना आई जिसमें पढ़े लिखे हुनर वाले नौजवानों को भी एक रोजगार गारंटी का साधन मिले। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से एक तस्वीर सामने आएगा। और दूसरा, जब हम लोग की सरकार थी, आपको याद होगा युवाओं को रोजगार के साधन हम लोग गांव में कैसे उपलब्ध करा रहे थे। हम लोग ने छोटे छोटे पद, गांव स्तर के पद तैयार किए थे, उनमें चर्चा, उनमें विचार और उनमें भर्ती इस सरकार ने लगभग बंद कर दी। रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, इस तरह की छोटे छोटे रोजगार के पद हम लोग गांव में उपलब्ध करा रहे थे, और उसको आगे चल के एक कार्यक्रम के तहत मुझे लगता है कि अगली सरकार उसको लेगी ताकि गांव में ही रोजगार के साधन मुहैया हों।
सिकंदर सिंह का सवाल है, लोग कह रहे हैं कि प्रियंका जी की राजनीति में आने से बदलाव आएगा, पर क्या यह बदलाव रोजगार लाएगा? धन्यवाद सिकंदर जी। और निश्चित रूप से कल ही माननीय प्रियंका गांधी जी हम लोगों की पूर्वांचल की प्रभारी हुई हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हुई हैं। उनका आभार हम लोग व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और पूर्वांचल में हम लोग सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की जो सोच है उस सोच में हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में ना रहने से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सन 1989 तक पूर्वांचल भी एक उद्योग का एक बहुत मजबूत क्षेत्र था, मगर सन 89 के बाद चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर और भदोही में कालीन उद्योग हो, बनारस में साड़ी उद्योग हो, जो वहाँ मऊ और घोसी में भी पावर लूम चलते हैं, ये इन सारी रोज़गार के साधनों को धीरे धीरे पिछले 20 साल 25 साल से किसी न किसी कारण से वो कमज़ोर हुए हैं और वो रोज़गार देने की क्षमता उनकी कम हुई है। मेरा ये मानना है कि आने वाले 3-4 साल में जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से एक बार फिर उसी तरह से तेजी से पूर्वांचल का औद्योगिकरण होगा और उसी तरह से पूर्वांचल के नौजवानों को रोजगार के साधन पूर्वांचल में ही मिलेंगे। अमोल खुराना जी का सवाल है, भारत कृषि आधारित गांवों का देश है, ग्रामीण युवा आज बेरोजगारी एवं बेकारी के जाल में उलझा हुआ है, कैसे बाहर निकाला जाएगा? धन्यवाद अनमोल जी। और निश्चित रूप से अब हम लोगों को कृषि के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति लानी है। नौजवान कृषि को एक रोजगार के तरीके से या एक अपने जीवन को चलाने का तरीका नहीं देख रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को कृषि के क्षेत्र में कुछ विकास लाना है, कुछ कृषि के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लानी है कि नौजवान एक बार फिर उसको एक अच्छा रोजगार का जरिया देखे। मगर साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा है कि हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो लागत लगानी है, जिस लागत की आवश्यकता है, वो लागत हम लोगों को इस समय दिख नहीं रही है। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि तेजी से हर एक जिले में किसी न किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हम लोग करवाएंगे। साहिल पांडे जी का सवाल है, कोई भी नौकरी लग नहीं रही है, केवल फॉर्म का पैसा लिया जा रहा है, क्या ये बंद होगा भैया? धन्यवाद साहिल जी। और निश्चित रूप से केवल फॉर्म का पैसा नहीं, मगर पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि फॉर्म का पैसा 10 गुना 20 गुना बढ़ाया गया है इस सरकार में। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पता नहीं उसका पैसा लेना बंद होगा, मगर ये हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम जब नौजवान साथी उस फॉर्म को भरेगा तो उसको रोजगार का साधन मिलना चाहिए। और केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, हम लोगों को इस देश के निजी क्षेत्र को भी साथ में लेना है। एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के सामने, मैं पहले भी उस पर कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि करोड़ों की संख्या में इस देश के नौजवान रोजगार की खोज में निकले हुए हैं। अगर सरकार और सरकार की योजनाएं निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलके रोजगार के साधन तैयार करेगी, तभी हम लोग इस समस्या से जूझ पाएंगे। ये सोच कांग्रेस पार्टी में है, ये सोच हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी में है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 2019 में जल्दी से जल्दी, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्र हैं जिस पे हम लोग चर्चा अभी तक नहीं कर पाए हैं, जहां पे ये साधन आपको मिल सकते हैं और ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जरिए आपके बने। उद्भव भट्ट का सवाल है, क्या शिक्षा में गुणात्मक बदलाव करने उसे रोजगार मुखी बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की एक ज़रूरत है और पिछले कई सालों में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए की सरकार, जो सरकारी क्षेत्र है उसमें किसी न किसी कारण से जो धन की आवश्यकता है उसमें कटौती करती जा रही है।
जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस की सरकार थी जब दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो एक छोटा सा साधन दिया था जैसे शिक्षा मित्र का। वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मामला बना है, मुझे लगता है कि देश के अन्य राज्यों में भी बड़ा मामला बना था, मगर शिक्षा मित्र की भर्ती कांग्रेस की सरकार में हुई थी और ये एक रोजगार का साधन भी था। लगातार अगर इस पे हम लोग काम करते रहते तो मुझे लगता है कि गांव में कम से कम कुछ नहीं तो 2, 4, 5 और शिक्षा मित्र की नियुक्ति होती और वो धीरे धीरे अध्यापक बनते। ये मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पीछे क्या हुआ है, आगे चल के हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग के सरकार बनते ही ये साधन, ये रास्ते दोबारा निकले। आशीष कुमार जी पूछते हैं, आज युवा वर्तमान सरकार से निराश है, कांग्रेस किस तरह से युवाओं को रोजगार देगी? कांग्रेस का क्या संदेश है युवाओं के लिए? धन्यवाद आशीष जी। और हम लोग कई विषयों पे चर्चा की है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इसी सरकार की एक योजना है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत को ये सरकार एक बड़ा कार्यक्रम बना सकती थी, जैसे हम लोगों की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बनाई थी। अगर स्वच्छ भारत को वो रिसाइकलिंग से जोड़ते और हर एक बड़े छोटे शहर के पास में रिसाइकलिंग प्लांट खुलते तो उन प्लांटों में नौजवानों को रोजगार के साधन मिलते। इस सरकार ने उस तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, केवल पोस्टर और शौचालय बनाने में ही ये सरकार व्यस्त थी, जिससे रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध हुए। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस सोच में हम लोग को चलना है, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोगों को जागरूक होना होगा और पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत मजबूत कदम उठाने होंगे। एक स्वच्छ भारत होना चाहिए, एक पवित्र भारत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उसको एक रोजगार के जरिए से हम लोग जोड़ पाएं तो फिर सरकारों की भी इच्छा शक्ति और मजबूत होगी, नौजवानों को रोजगार के साधन उसके माध्यम से मिलेंगे। ये एक मेरे अंदर एक छोटी सी सोच है। फरहाद शाह पूछ रहे हैं, मोदी साहब की नोटबंदी के प्रभाव स्वरूप देश के लाखों छोटे एवं मझले उद्योग बर्बाद हो गए, जैसे कि बनारस का साड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, आगरा का जूता उद्योग। यहाँ से लाखों युवा बेरोजगार हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब फराह जी, हम लोगों को लेना होगा इसकी जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं हमारी और आपकी देन है कि एक ऐसी सरकार बनी जिसको लगा कि इस देश के नोट बंद करने से एक नई प्रगति आएगी, या इस देश में एक नई क्रांति आएगी, या इस देश के गरीबों को बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से उस 2016 के निर्णय से आज तक हम लोग के मध्यम और छोटे उद्योग नहीं उभर पाए हैं। उसका कारण बहुत, मुझे लगता है कि उनको उस समय जो चोट लगी थी वो बहुत गहरी एक चोट लगी थी, और धीरे धीरे अपने यहाँ सुधार लाते लाते वो जब एक स्तर तक पहुँचे थे तो फिर इस सरकार ने एक GST ले आए, जिसके बारे में हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, अपने आंखों से देख भी रहे हैं कि छोटे और मध्यम उद्योगपतियों को GST से कितनी कठिनाई हो रही है। साल भर में इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, पूरी अकाउंटिंग सिस्टम अपने यहाँ बदलनी पड़ी, और क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको GST से भी बहुत तकलीफें आई हैं। तो अब हम लोग जिम्मेवार हैं और आगे चल के ये कोशिश रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमेशा इस बात को कही है कि ये छोटे और मध्यम उद्योग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश को सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। तो जब तक उन उद्योगों को, उन क्षेत्रों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो एक बेरोजगारी का दौर चल रहा है वो चलते ही रहेगा। तो मुझे भरोसा है कि 2019 में सरकार बनती है जब कांग्रेस की, तो माननीय श्री राहुल गांधी जी पहला कदम उठाएंगे तो इन छोटे और मध्यम उद्योगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टरों को कुछ ना कुछ लाभ देके, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार के साधन दें। सुभांशु अग्रवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अति पिछड़ा क्षेत्र हमारा मिर्जापुर है, जिले के विकास के लिए आपकी क्या सोच है? धन्यवाद सुभांशु। मुझे लगता है कि
आपका असली नाम भी ले लूँ रानू तो और अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग का क्षेत्र, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बहुत पिछड़ा है, मगर पिछड़ा होने का फायदा ये हमको मिल रहा है कि पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए अगर कहीं पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है तो हम लोग के मिर्ज़ापुर जिले में है, और सिंचित भूमि हम लोग के जिले में है। हम लोग के जिले में ज़मीन, बड़ी ज़मीनें जो उद्योगपतियों को ज़रूरत है वो भी मिल जाती हैं। इसीलिए मिर्ज़ापुर ज़िले के लिए एक अवसर रहेगा। हम लोग कोशिश ये करेंगे, जैसे मैंने कहा कि बनारस ज़िला हम लोग के बगल में है, और पीछे मैं बता रहा था कि जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जब रिसाइकलिंग के क्षेत्र में जब वो उद्योग लगेंगे, अगर बनारस में जगह नहीं मिलेगी एक उदाहरण के तहत, तो वहीं आपके अहरौरा के बगल में हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, वहीं पे ये रिसाइकलिंग प्लांट बनेंगे और अहरौरा के नौजवान, आप जैसे नौजवानों को रोज़गार के साधन वहीं मिर्ज़ापुर में ही मिलेंगे। मन्नू लाडोवाल पूछते हैं, जैसा कि हम मोदी सरकार के राज में रोजगार को लेकर युवाओं की हालत देख चुके हैं, क्या आपकी सरकार में भी युवाओं के लिए यही कदम उठाया जाएगा या फिर आपका विचार युवाओं के लिए अलग है? अब हम लोगों को, मैंने पहले भी कहा है मनु जी कि पिछले 5 साल में जो हुआ है उसके तरफ कम देखें और इस देश को आगे ले जाने की हम लोग बात करें। निश्चित रूप से रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार हमेशा उसको प्राथमिकता पे रखी है, कांग्रेस की सरकार जब जब रही है, और हम लोग चाहते हैं कि देश के नौजवानों में एक शिक्षा प्राप्त करने की एक इच्छा जागती रहे। जब तक उनमें ये इच्छा नहीं आएगी कि हम लोग पढ़ लिख के आगे चलेंगे, रोज़गार पाएंगे, तब तक ये इस देश के नौजवान मजबूत नहीं होंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग रोज़गार के साधन कैसे उपलब्ध कराएं, उस पर हर सरकार चिंता करेगी और हम लोग की सरकार विशेष रूप से करेगी। निशांत कुमार जी is asking, Modi ji promised 2 crore jobs a year but failed, and now the unemployment rate is the highest ever. How can Congress help the youth of the country if they come to power? It is true, मैं मानता हूँ कि इस साल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, जो बेरोजगारी का दर है, वो अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा है। पर कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो मैंने अभी कई उदाहरण दिए हैं, और एक सोच हम लोगों में है कि कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा कार्यक्रम लाना होगा जिस तरह से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, उस तरह की एक और योजना हम लोग को लानी होगी जिसमें पढ़े लिखे और जो हुनर वाले नौजवान हैं उनको रोजगार की गारंटी देने का कार्यक्रम हम लोग को लाना पड़ेगा। ये वक्त की पुकार है। पिछले साल में कई करोड़ रोजगार के साधन खत्म हुए हैं, वो रिपोर्ट आई थी आपके बीच में, आपने देखा होगा। तो अब उस कठिनाई के दौर से हम लोग को निकलना होगा, ये हम लोग को सोचना होगा, और मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी लाएगी जब उसकी सरकार बनेगी जिसमें आप लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। प्रवीण मिश्रा बेटू इज आस्किंग, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या छात्र आयोग का गठन किया जाएगा? धन्यवाद बेटू भाई, और मैं जानता हूँ आप भी मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर वाले मुझे यहाँ पे पाके बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगे हैं, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से आप NSUI के अध्यक्ष भी हैं। आप जानते हैं कि छात्रों के विकास के लिए, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मजबूत कांग्रेस पार्टी की सोच है, दूसरे किसी दल की नहीं है। अगर आप लोगों की ये मांग ये होगी तो निश्चित रूप से हम लोगों के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रभार कई दिनों से रखा था, और वो आपकी मांगों को जानते हैं। अगर ये ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से अगर कोई नेता इस मांग को पूरी कर सकता है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा जी पूछते हैं, मोदी सरकार ने जगह जगह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को नौकरियां देने का वायदा किया था, पर मोदी जी का ये संस्थान भी महज एक झूठा जुमला ही निकला। इस पर आपकी क्या अभिप्राय है?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अभिषेक भाई, पहली चीज कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार की सोच थी कि नौजवानों में एक उद्योग से जुड़ा हुआ तकनीकी शिक्षा दी जाए ताकि वो ट्रेंड रूप से वर्कफोर्स में जाएं। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पिछले 4.5 साल से चल रही है उसमें उद्योग से वो जुड़ाव नहीं दिख रहा है। जब तक उद्योग को किस चीज़ की आवश्यकता है, जब तक आप वो ट्रेनिंग, वो विकास, आप उस कौशल का विकास नहीं करेंगे, तब तक नौजवान इस कार्यक्रम से निकलते जाएंगे और फिर उसी तरह से रोजगार के खोज में मैदान में उतरते रहेंगे। राहुल खान का सवाल है, जिस प्रकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्या इससे देश का विकास होगा? जी नहीं राहुल जी, इस तरह से नहीं होगा विकास, ये आप भी जानते हैं, इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा है। हम लोगों के देश का जो इतिहास है, ऐसा इतिहास मुझे लगता है कि विश्व भर में कम देशों का होगा। और हम लोग का ये जो पिछले 4,500-5,000 हजार वर्षों का जो इतिहास है, इसको अगर हम लोग सब जाने, इस देश के बारे में जाने, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेहतर एक हिंदुस्तानी बन सकते हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है। और जब हम लोग अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम लोग को आगे चल के कहाँ तक चलना है। एडवोकेट अकील अंसारी पूछ रहे हैं, गुजरात में पटेल जी की मूर्ति बनाना जरूरी था या युवाओं को रोजगार देना? धन्यवाद वकील साहब। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान होना चाहिए निश्चित रूप से। इस देश के आज़ादी में, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो योगदान रहा, उन सारे लोगों का सम्मान और आदर होना चाहिए। पर निश्चित रूप से जब देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है तो उस समय सरदार पटेल की प्रतिमा चीन से बन के आए, जिससे फायदा दूसरे देश के लोगों को हो, दूसरे देश के नौजवानों को हो, ये एक कष्ट था। और उसके साथ साथ पिछले 4 साल 9 महीने में एनडीए की सरकार देश में चल रही है। इन्होंने एक चीज में मास्टरी प्राप्त कर दी है कि कैसे हर एक कार्यक्रम को एक बड़ा आयोजन बनाए, बड़ा सा मंच लगे, उसकी पब्लिसिटी कई घंटों तक हो। ये इनके काम करने का तरीका है कि विकास हो कम पर उसका इवेंट मैनेजमेंट हो ज़्यादा। पिछले 4.5 साल में आपने भी देखा है सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाने में और उस कार्यक्रम को संपन्न करने में जो खर्चा लगा था, निश्चित रूप से पूर्वांचल के कई जिलों में छोटे उद्योग कारखाने लग जाते, सारे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पे रखते, कोई इतराज नहीं था और साथ ही साथ नौजवानों को रोजगार के वहीं पे साधन मिलते। मोहित कुमार जी ने पूछा है, मोदी सरकार ने आज युवाओं की वो हालत कर दी है कि युवा आज मोदी सरकार से विश्वास उठा चुके हैं। अगर आपकी सरकार कांग्रेस की आई तो युवाओं को किस प्रकार की रोजगार सुविधाएं मिलेंगी? धन्यवाद मोहित जी। और निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि नौजवानों ने जिस विश्वास के साथ और जिस उम्मीद के साथ मोदी सरकार की तरफ आकर्षित हुए, जिस तरह से सड़क पे उतर के इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए, निश्चित रूप से वो अपने आप को पिछले 4 साल 9 महीने में ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सन 1952 से लगातार चुनाव जीत के सरकार बनाई और हमेशा उन सरकारों में ये माना था कि इस देश के मतदाता, इस देश की जनता और उस जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर कैसे हम लोग खरा उतरें, ये हम लोग की सरकार की प्राथमिकता रही है। इस सरकार ने
आपकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। आपको विचार करना है कि 2019 में आप लोग क्या चाहते हैं, कि एक सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो आपकी आवाज़ सुन के और आपके आवाज़ के अनुसार काम करे, या इस सरकार जो अभी आप देख रहे हैं अपने मर्जी से चलते हैं, अपना काम करते हैं और फिर आपको आके अलग अलग तरीके की कहानी सुनाते हैं। यशी चोपड़ा जी पूछ रहे हैं, अगर राफेल विमान बनाने की तकनीक भारत को मिलती तो ना जाने कितने ही युवाओं को रोजगार मिलता, परंतु भ्रष्ट मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बदलकर तकनीकी सत्ताकरण को हटा दिया। क्या ये देश के युवाओं के साथ गद्दारी नहीं है? 100% धन्यवाद। क्या नाम था? यशित, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास अब 5 मिनट बचे हैं। राफेल पे मैं अनुरोध करूंगा IYC के साथ ही वो किसी दूसरे सेशन में किसी को बुला लें जिस पे आपके राफेल के सवाल पे जवाब हो पाए। मगर निश्चित रूप से जो तकनीक यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आनी थी उससे भारतीय वायुसेना मजबूत होती, उससे हम लोग की कंपनी HAL मजबूत होती, उससे देश के नौजवानों को बहुत सारे रोजगार के साधन मिलते जो उनसे इस गलत सोच से छीने गए थे। Krishi Roy is asking, Rahul Gandhi tackled farmers, youth and women's issue for 2018 state elections. His progressiveness has been praised by many opposition leaders too. What are some of the qualities that make him the best candidate for 2019 Lok Sabha elections? ये वाला मैं करूँगा, मगर ये नंबर 40 फिर से मिर्ज़ापुर के एक मेरे साथी का क्वेश्चन है, उसको एक बार पूछ लीजिए। नागेंद्र पाठक जी ने पूछा है, मिर्जापुर का सबसे पिछड़ा जमवालपुर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। पूर्व मंत्री लोकपति जी ने अस्पताल एवं ब्लॉक बनाया, लेकिन शिक्षा के लिए कोई भी साधन नहीं है। धन्यवाद नागेंद्र जी, मैंने प्रश्न आपका ले लिया। हम लोग आपस में मिलकर इस पर बात करेंगे क्योंकि हम लोग का समय लगभग समाप्ति की ओर है। एक अंतिम प्रश्न जो इन्होंने पहले पूछा था, राहुल गांधी जी ने किसानों के मुद्दों को और महिलाओं के मुद्दों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश ये प्रदेश के सरकारों मतलब प्रदेश के चुनाव में उठाया था, निश्चित रूप से वो हम सब लोगों के लिए एक गर्व का विषय था। देश की महिलाएं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उनकी जो वर्कफोर्स में काम करने में जो उनकी हिस्सेदारी थी वो पिछले कई सालों में घटती जा रही है और ये चिंता का विषय। हम लोग विश्व भर के एक मजबूत देश नहीं बन पाएंगे जब हम लोग की 50% आबादी वर्कफोर्स में मतलब काम के क्षेत्र में नहीं आएंगे। तब तक हम लोग एक विश्व स्तर की एक मजबूत देश नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी जी हमेशा ये कहे हैं कि महिलाओं की जो आवाज़ है वो हम लोगों को उठानी है, महिलाओं की सशक्तिकरण हम लोगों को करानी है और महिलाओं की भागीदारी इस देश के वर्कफोर्स में बढ़ाना है। ये हम लोग आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी, हम लोग की, मुझे भरोसा है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी की प्राथमिकता होगी। मैं उसी के साथ इस फेसबुक लाइव को समाप्ति की ओर हो गया है। सब लोगों ने प्रश्न पूछे, लगभग 41 प्रश्नों का जवाब दे पाए। मैं देख रहा हूं कि कई और प्रश्न आ रहे हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। 2019 का चुनाव नज़दीक है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कांग्रेस के साथ जुड़िए, यूथ कांग्रेस के साथ जुड़िए और इस देश को बेहतर बनाने की जो आपकी सोच है वही हम लोगों की सोच है। एक बार हम लोग सब साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।